प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज अबाउट 5% गिरा हुआ है और ज़्यादातर स्टॉक्स देखेंगे आईटी रिलेटेड 4%, 5%, 6% का ब्लड बाथ चल रहा है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आईटी स्टॉक्स इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है, आगे क्या हो सकता है और एज अ इन्वेस्टर इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए। अब जान लेते हैं कि इंडियन आईटी सेक्टर में चल क्या रहा है। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो कि कार बनाता है, तो कोई कार कंपनी उसके पास जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कि भाई कार बना दो मेरा। तो बोले ठीक है, आपका कार बनाने में इतना लेबर फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, एक लेबर फोर्स का इतना कीमत है, ठीक है, तो उसके अनुसार आपको पैसा देना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है। तो अब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी एडवांस कर गया, अब है कि रोबोट्स आ गए ना, अब कार के लिए लेबर फोर्स की ज़रूरत नहीं है, रोबोट्स ही पूरा कार बना देंगे आपका। तो यहाँ पे अब जो प्राइसिंग है वो तो पूरा चेंज हो गया ना। पहले क्या था कि भाई इतना सारा लेबर फोर्स, मान लीजिए 100 लेबरर्स की ज़रूरत है कार बनाने के लिए, तो सबका प्राइस इतना है, तो उसके अनुसार मैं चार्ज करूँगा। मान लीजिए ज़्यादा लेबर रखना पड़ रहा है तो प्राइसिंग ज़्यादा होगा, कॉस्ट ज़्यादा आपको लगेगा। लेकिन अब क्या है कि लेबर की ज़रूरत या तो नहीं है या फिर काफ़ी कम है, क्योंकि सारा काम रोबोट कर रहा है। रोबोट को एक बार खरीदने में तो सही बात है, शुरू में तो आपको पैसा ज़्यादा लग गया ना, लेकिन बाद में तो फिर सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो आपका कॉस्टिंग काफ़ी कम गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब ना कार कंपनी आता है आपके पास कि कार बना दो, तो वहाँ कॉस्टिंग स्ट्रक्चर आपका पूरा चेंज कर जाएगा ना। अब लेबर फोर्स के अनुसार आप पैसा नहीं चार्ज कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर गया। ठीक, तो वही चीज़ मोस्टली उसी तरह का कुछ हो रहा है इंडियन आईटी सेक्टर में। पहले भी सालों पहले आप लोगों ने सुना होगा ना कि कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, बैंक्स के सारे जॉब्स ख़त्म हो जाएंगे। सालों पहले इस तरह का ये सब बहुत चलता था न्यूज़। तो देखिए फ़िलहाल वही हो रहा है इंडियन आईटी सेक्टर में। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो एआई आ गया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उतना ज़्यादा एडवांस है वो कि ज़्यादातर काम वो खुद कर लेगा, तो वहाँ पे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बहुत सारे टेक रिलेटेड कंपनीज़ ना देख रहे हैं कि लगातार यूएस में तो बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है ना कि जॉब से निकाला जा रहा है। आने वाले समय में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगा। एआई देखिए क्या हो रहा है ना, कुछ मैं टर्म्स आपको समझा देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा इफिशियंट है, आने वाले समय में और कितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आप लोगों ने सुना होगा ना, एलएलएम, इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब ये होना कि वर्ल्ड में जितना भी डेटा है, सारा डेटा उसमें डाला जा रहा है। इंटरनेट पे जो कुछ भी है सब कुछ वहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो पूरा दुनिया में जितना भी डेटा अवेलेबल है सबको वो सर्च करके आपको जवाब दे रहा है और तुरंत जवाब दे रहा है। तो इतना ज़्यादा वो इफ़िशियंसी वहाँ पे है, ठीक है, और एग्जैक्ट जवाब दे रहा है। इसके बाद दो और टर्म्स आप लोग सुनते होंगे ना, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई। जनरेटिव एआई का मतलब क्या हुआ ना कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, तो सही बात, उसका पूरा डेटा अवेलेबल है ना, एलएलएम, तो वो वहाँ से निकाल कर उसने आपको जवाब दे दिया। ठीक है, तो इसके बाद होता है एजेंटिक एआई, तो वो क्या होना, वहाँ पे स्मार्टनेस आ गया। ठीक है, जनरेटिव एआई सिंपल है कि भाई क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे दिया, लेकिन एजेंटिक एआई जो है ना वो सुपर इंटेलिजेंट है। ठीक है, वहाँ पे जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, वो पूरा का पूरा जवाब देने के साथ साथ वो खुद से और भी बहुत सारा जवाब दे देगा जो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है ना, अब जैसे आपको ईमेल लिखना है ना, तो आपने सिंपली लिखा कि भाई एक मेरे बॉस को ईमेल लिखना है, एक ईमेल लिख दो, ये उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जनरेटिव एआई ने एक ईमेल लिखा, आपने कॉपी पेस्ट करके भेज दिया, सिंपल। लेकिन मान लीजिए आपको कहीं हॉलीडे पे जाना है, मान लीजिए कि आपको ना संडे को कहीं हॉलीडे पे जाना है, तो आपने सिर्फ ये टाइप कर दिया भाई संडे को मुझे हॉलीडे पे जाना है, प्लान पूरा का पूरा प्लान बना दो। तो वहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट कितना ज़्यादा है ना। पहले तो ऑफ कोर्स उस सिस्टम के पास पूरा एक्सेस होना चाहिए, आपके सारे डिटेल्स होने चाहिए, उसके बाद ही वो सही से चेक कर पाएगा। चेक करेगा कि भाई उस दिन आप अवेलेबल हैं कि नहीं, और तो कोई काम आपका है नहीं संडे को। ठीक है, पहला तो अवेलेबिलिटी, उसके बाद कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, आपके जो पास्ट प्रेफरेंसेस कैसे हैं, कहाँ कहाँ आप घूम चुके हैं, कहाँ कहाँ बचा हुआ है, उस लिमिटेड टाइम में कहाँ घूम सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि कई दिनों का ट्रिप है, तो उसके लिए मान लीजिए आपने लिखा कि भाई लंदन मेरा प्रेफरेंस है, तो उसने चेक किया कि कितने सारे फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, सबसे अच्छा फ़्लाइट कौन सा है, टाइमिंग वाइज आपका प्रेफरेंस क्या है, कब आप ट्रैवल करना, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, वो सब कुछ स्टडी कर लेगा। तो सारा का सारा डिटेल वो फाइनल करके देगा। और इनफैक्ट अगर उसके पास एक्सेस है,
ठीक है, तो वो आपके लिए टिकट भी बुक कर सकता है, आपके जो बैंक अकाउंट है उससे पैसा कट जाएगा, टिकट भी बुक हो जाएगा, सब कुछ होकर आ सकता है। इंडियन आईटी कंपनीज का कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे होता है, कोई भी काम मिला उस पर इनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो सारा काम करेंगे। तो भाई एक पर्टिकुलर काम के लिए जितने ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी उनका कॉस्टिंग क्या आएगा उसके आधार पे चार्ज कर लेंगे। अब क्या हुआ कि भाई जो काम आएगा वहाँ पे काफ़ी कम लोगों की ज़रूरत है ना, क्योंकि ज़्यादातर काम तो एआई कर देगा आपका। तो यहाँ पे आप जो पहले पैसा चार्ज कर रहे थे, कॉस्ट जो लग रहा था ना, कंपनी जो आप चार्ज कर रहे थे उतना आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना कि जो कॉस्ट है 20 to 30% तक नीचे आ गया है। पहले आप 1 लाख रुपया मांग रहे थे जो उस काम के लिए ना, तो अब उसके लिए 70-80,000 रुपीज़ ही आपको मिलेगा, ठीक है। और आने वाले समय में ये और घट जाएगा, ये जो 20-30% बोल रहा हूँ ये 30-40% हो जाएगा, 40-50% कम हो जाएगा, ठीक है। तो इंडियन आईटी कंपनीज़ के सामने इतना बड़ा चैलेंज है, तो यहाँ पे जो बिज़नेस मॉडल है या फिर कॉस्टिंग स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा चेंज होगा। कल भी वीडियो मैंने आप लोगों को यही बताया था ना, ये देखिए पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूएस या फिर ताइवान या फिर साउथ कोरिया, ये जो कंपनीज़ हैं वहाँ की ना, वो लोग बना रहे हैं, चिप्स पूरा बना रहे हैं, डेटा सेंटर ला रहे हैं ना, पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, इसीलिए तो बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। और इसीलिए उनका स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी डिमांड उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा है, नया नया आया है, डेवलप करा है, तो सभी लोग उसे ज़्यादा ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे लग रहा है कि इसी का समय है, तो इसीलिए वो चल रहा है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में उसको एक बार सही से सब बन जाएगा तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा ना। कल भी मैंने आप लोग बताया, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स हैं ना, ऑटोमोबाइल हो गया, वहाँ पे इन चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट करना ताकि उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके, उस काम में इंडियन कंपनीज आएंगी, ठीक है। तो अभी ये बात सही बात है कि सेंटिमेंट बिल्कुल ख़राब है, ठीक। तो अभी क्या हो रहा है कि यूएस की कंपनीज़ पे ही पूरा, या फिर जो सिर्फ यूएस नहीं, दूसरी जैसे ताइवान की कुछ कंपनीज़ हैं, साउथ कोरिया की कुछ कंपनीज़ हैं, उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वह सभी कुछ वही फ़िलहाल बना रहे हैं। लेकिन एक बार ये सब पूरा बन जाएगा, चीज़ें थोड़ी सेटल कर जाएंगी, तो इंडियन कंपनीज़ भी पिक्चर में आएंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी तो बात सही है, अभी तो इनका पूरा डाउनफॉल चल रहा है और आने वाले नियर फ्यूचर में डाउनफॉल लग रहा है कि चलता ही रहेगा। देखिए किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर कब जाएगा, जब आप प्रॉफिट जनरेट करो, सेल्स जनरेट करो, तब तो आपको मिलेगा ना। इंडियन आईटी कंपनीज, खासकर जो लार्ज कैप की कंपनीज हैं, वहाँ तो कुछ है नहीं ना। आप 1-2%, 3% का बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ, इस तरह का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या मिलेगा, यूएस देखिए। और सिर्फ ये नहीं देखना है आपको, देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है ना, यूएस कंपनी से आप कंपेयर करें, फॉरवर्ड पी आप कंपेयर करें, पेग रेशियो कंपेयर करें, तो उन लोगों का जब फॉरवर्ड पी देखेंगे ना, फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग, तो रिलेटिवली आपको बहुत कम लगेगा, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा है यूएस कंपनीज़ का। आप कंपेयर करें इंडियन कंपनीज़ के साथ, ठीक है। उसी तरह से पेग रेशियो आप कंपेयर करें ना, तो पेग रेशियो में आप फ्यूचर ईपीएस वाला डेटा चेक करें, यूएस कंपनीज़ का पेग रेशियो चेक कीजिए ना, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का टेक रिलेटेड 1-2 के आसपास रहेगा आपका, 2 से भी कम ही रहता है, 1 के आसपास, कहीं कहीं तो 1 से भी कम है। इंडियन कंपनीज़ का देखिए 2.5, 3, 4, 5 पेग रेशियो। तो ये डिफरेंस है। ये यहाँ क्या कि कुछ ग्रोथ ही नहीं है भाई। ठीक बात है, पी रेशियो पहले से कम हो गया है, लेकिन भाई कुछ ग्रोथ ही नहीं है, तो कैसे स्टॉक प्राइस आपका ऊपर जाएगा। और फ्यूचर में तो और प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, ठीक है। इंडियन मिड कैप जो कंपनीज, आईटी कंपनीज, आई एग्री, उनका फ्यूचर रिलेटिवली, लार्ज कैप तो फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है, मैं काफ़ी समय से ये बात बोल रहा हूँ। मिड कैप की कुछ कंपनीज हैं जिनका परफॉर्मेंस आ रहा है, और ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन सेंटिमेंट है ना। और प्लस मिड कैप की कंपनीज़ का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ। तो एक तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और सेंटिमेंट ख़राब है, ठीक है। तो वहाँ पे इसीलिए एज अ नी जर्क रिएक्शन ये सब आपको देखने को मिल रहा है, और नियर फ्यूचर में तो लग रहा है कि प्रॉब्लम दिखेगा इस तरह का, ठीक है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ना कि मेरे पास 2 स्टॉक हुआ करता था, तो मैंने एक तो बेच दिया कि भाई प्रॉब्लम दिख रहा है, एक रखा हुआ था इस उम्मीद में कि शायद कुछ हो। देखिए कंपनी अगेन मिड कैप की कंपनीज ख़राब नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि अभी तो भाई सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ का जब डेटा आएगा, अभी तक तो बहुत अच्छा है, आगे भी ठीक ठाक होगा। लेकिन हाँ सेंटिमेंट ख़राब है ना, सेंटिमेंट जब ख़राब होता है तो अच्छी से अच्छी कंपनी का भी हालत ख़राब हो जाता है। तो अभी नियर फ्यूचर में तो ये लग रहा है। देखिए मैं थंब रूल क्या यूज़ करता हूँ ना, क्योंकि हार्ड एंड मनी है ना भाई, पैसे को तो बचाना है, प्रिंसिपल को बचाना है, प्रिंसिपल अमाउंट को। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि अगर क्वालिटी बहुत अच्छा है कंपनी का, क्योंकि ख़राब है तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूँगा, स्टॉक की बात मैं बोल रहा हूँ।
तो 10-20% तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कितनी भी अच्छी कंपनी हो अगर प्रॉब्लम हुआ तो गिरेगा ही। लेकिन जब 25% से ज़्यादा गिरने लगता है तो फिर वहाँ पे मैं कॉल लेता हूँ। तो 25% का ये मतलब नहीं कि मेरे को 25% का लॉस हो गया ना, हो सकता है मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, उसमें 25% का प्रॉफिट दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन हाँ गिरने के कारण पूरा प्रॉफिट खत्म हो गया, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट बचा, तो ऑफ कोर्स वहाँ मैं बेचने का सोचूंगा। मान लीजिए 50% का प्रॉफिट जनरेट किए हुए हैं, तो अब लॉस होने के बाद वो प्रॉफिट सिर्फ 25% का बच गया, तो वहाँ भी मैं उसको बेचने का सोचूंगा कि नहीं भाई ये कुछ ज़्यादा ही गिर गया। 10-20% से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ रखना पड़ता है ना, क्योंकि देखिए वर्ल्ड में बहुत सारे ऑल स्टॉक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं। हाँ 25% का मैंने कट ऑफ रखा है कि भाई उसके बाद मैं कॉल लेता हूँ का ये मतलब नहीं कि सही में तुरंत मैं बेच ही दूंगा, लेकिन हाँ वहाँ पे मैं सीरियस हो जाता हूँ और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि भाई अब दूसरी जगह इन्वेस्ट किया जाए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर बेस्ट क्या है, देखिए जब भी आप म्यूचुअल फंड्स देखते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड्स में मैंने हमेशा क्या बताया है कि सेक्टर और थीमेटिक फंड से दूर रहें, हमेशा मैंने बताया है, आप लोग को याद होगा। सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स में जाएं। डाइवर्सिफाइड फंड्स का प्लस पॉइंट क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स और थीम्स में उनका इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर कोई एक दो सेक्टर या थीम खराब भी करेगा तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर उस पर्टिकुलर फंड पे नहीं पड़ेगा। और मान लीजिए आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है तो एक्सपोजर आइडियली हमें कम रखना चाहिए। मैंने कई बार आप लोगों को बताया ना कि भाई ये प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे और नियर फ्यूचर में तो लग रहा है प्रॉब्लम रहेगा, तो आइडियली एक्सपोजर कम रहना चाहिए। नहीं है तो सही है, लेकिन एक्सपोजर कम रहना चाहिए। बड़ा एक्सपोजर लेने का मतलब फ़िलहाल नहीं बनता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। और प्लस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मार झेल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो लेवल पे। मैंने जैसे बताया ना कि 25% तक का मैं जनरली झेलता हूँ, उसके बाद कॉल लेता हूँ, ठीक है। उसी तरह से आपको भी डिसाइड करना होगा कि भाई आप किस तरह का पोर्टफोलियो पे हिट किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लेवल पे ले सकते हैं, तो उसके आधार पे आपको डिसाइड करना होगा। शॉर्ट टर्म अगर पूछा जाए प्रॉब्लम बिल्कुल दिख रहा है। लार्ज कैप्स में नियर फ्यूचर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, लार्ज कैप आईटी कंपनीज में। मिड कैप्स अगेन कुछ कंपनीज हैं जहाँ की परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, और अब तो इतना ज़्यादा गिरावट के बाद वैल्यूएशन भी पहले के मुकाबले थोड़ा अच्छा हुआ है और लग रहा है कि उनका परफॉर्मेंस अभी भी आएगा। लेकिन सेंटिमेंट इतना ख़राब है कि भाई इस समय कोई भी स्टॉक वो गिरेगा ही। अब आपको देखना है कि आपका जो हिट है वो कितना है और आप कितना ज़्यादा हिट ले सकते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ से भी कुछ कंपनीज़ खुद को अडेप्ट करेंगी, एडजस्ट करेंगी और आगे आएंगी, और आने वाले समय में उनका भी परफॉर्मेंस आएगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे परफॉर्मेंस आ सकता है, और शॉर्ट टर्म का ये जो इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उसको झेलना पड़ेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।